हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग अपना फोर्थ चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, कोल्ड वॉर वाली बुक जो है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें एक दो चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी झलक आपको इंडिया वाली इस बुक में भी आपको देखने को मिलेगी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चैप्टर में आपको पता लग गया होगा इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी कि ये कुछ कुछ चैप्टर आपको झलक देगा इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। और इंडिया ने रिलेशंस अच्छे या बुरे बनाना शुरुआत करी कब से। इन दिस चैप्टर हम लोग अंग्रेजों के जमाने से कुछ भी कंसर्न नहीं है जानने के लिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर कैसा सब कुछ था। हम लोग उस जमाने की बात करेंगे जब भारत आजाद होता है और उसकी आजादी के साथ बंटवारा होकर ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश बनता है, और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में जाकर सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इनके साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे, और भी कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे, जो उस टाइम पर जब भारत आजाद होता है तो दुनिया में जो विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स चल रही थी और हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था वेदर टू ज्वाइन यूएसए और टू ज्वाइन यूएसएसआर, वेदर टू ज्वाइन नेटो सीएटो सेंटो वाला कैंप या टू ज्वाइन वॉर्सो पैक्ट वाला कैंप, तो भारत ने क्या निर्णय लिया। तो इस इमेज में, इंट्रोडक्टरी पेज में आप साफ तरीके से देख पा रहे हो नेहरू जी के साथ कुछ कुछ लीडर्स खड़े हुए हैं। दिस फोटोग्राफ इज नन अदर देन ऑफ नैम के फाउंडिंग मेंबर्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर, जिनके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नॉन अलाइंड मूवमेंट के ये 5 लीडर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और थोपड़ा देख देख के अगर हम लोग इनको एक बारी नेम करने की कोशिश करें, ये आपके नेहरू जी हैं, ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम इंडिया। ये क्वामे नक्रुमा, क्वामे नक्रुमा फ्रॉम घाना, ये घाना से थे, ये भारत, 5 फाउंडिंग फादर्स थे। उसके बाद ही इज गमल अब्दुल नासिर, गमल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट। ही इज डॉक्टर सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। एंड ये जोसेफ ब्रोस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स नैम के। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और यहां पर लिखा भी हुआ है अगर आप कंफ्यूज हो तो। नेहरू यहां पर खड़े हुए हैं, क्वामे नक्रुमा जो कि घाना के लीडर थे, गमल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट से हैं, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड जोसेफ ब्रोस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। ये नैम नेशंस की मीटिंग हो रही है न्यूयॉर्क, अक्टूबर 1960 में। ये जो 5 लीडर्स यहां पर दिख रहे हैं, दीज आर द कोर लीडरशिप मतलब फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम। नैम किन परिस्थितियों में पैदा हुआ था, क्या हुआ था, ये सब बातें तो हम जानते हैं। इस चैप्टर में कुछ एक अलग एंगल से हम लोग बातें करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडिया की पॉलिसी नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी, ठीक है। उसके बियॉन्ड हम जाकर बात करेंगे, इंडिया जैसे आजाद होता है तो कन्फ्लिक्ट उसके अपने नेबर्स के साथ कैसे होते हैं। 3 वॉर जो इंडिया ने लड़े पाकिस्तान के साथ, और 4 वॉर पाकिस्तान के साथ और 1 वॉर चाइना के साथ, उसको हम लोग देखेंगे। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को हम लोग जर्नली देखेंगे। इंडिया के रिलेशंस किस फैक्टर्स की वजह से अभी तक शेप होते हुए आए हैं, और फ्यूचर क्या है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस का। और यहां पर हम एक स्पेशल बात और करने वाले हैं, इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनना, क्योंकि बात सिर्फ यहां पर जर्नली कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक को लाकर यहां पर खींचने की नहीं है।
यहां पर आप पहली बार ना लाइफ में, जो लोग जानते नहीं है, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज नहीं कभी पढ़ी हुई है, या फिर जो मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूं इसके बारे में कभी बात नहीं उन्होंने सुनी है, आपको अक्सर क्वेश्चन आता है यूपीएससी के इंटरव्यू में, अगर आपने प्रेफरेंस अपनी भरी हुई है इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, या फिर जर्नली आपने जीएस पेपर 2 और पीएसआईआर में ये क्वेश्चंस देखे होंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताओ। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में भी पूछूं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो हो सकता है आप शायद से अभी उसको आंसर ना कर पाओ। और इसी के साथ अगर इसको थोड़ा सा टफ बना दूं कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, तो हो सकता है आप एक लाइन में इसको भी अभी आंसर ना कर पाओ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन दोनों चीजों को आंसर करने में आप बेहतरीन तरीके से सक्षम हो जाओगे। यू विल बी केपेबल इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट या आइडेंटिटी अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है। और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सुना होगा, तो ये डेवलप इन्होंने करी थी होमी जे भाभा, होमी जे भाभा, और इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। इसका एक छोटा सा बॉक्स यहां पर गिवन है प्यारा सा, उसको हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस की। जब बात हो रही है तो एक्सटर्नल रिलेशंस कभी भी किसी के भी बंद दरवाजे के अंदर तो हो नहीं सकते हैं। मेरे रिलेशंस बाहर के लोगों के साथ कैसे हैं, तो इसका निर्णय मेरे घर के बंद दरवाजों में, बंद कमरों में अंदर बैठ के नहीं लिया जा सकता। मुझे घर से बाहर निकलकर देखना पड़ेगा या दूसरों को देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आई एम होल्डिंग विद द आउटर वर्ल्ड। तो यहां पर शुरुआत ही सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इंडिया के रिलेशंस को अगर हमें देखना है, एक्सटर्नल रिलेशंस को, तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। हमें एक ईगल्स आई व्यू लेना पड़ेगा, तब जाकर हमें नजर आएगा कि इंडिया के रिश्ते किस तरीके से हैं दूसरे पड़ोसी मुल्कों के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ इन जनरल। हम सब जानते हैं कि भारत जो पैदा हुआ वो बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग सरकमस्टांसेस के अंदर पैदा हुआ। मैंने आपको सब कुछ बताया था, इतना आसान भी नहीं था भारत की आजादी। आजादी के साथ साथ, आजादी को ही हम लोग इंडिया का बर्थ मानते हैं, याद रखना। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो कि इंडिया का बर्थ क्या है, तो वो 1947 ही माना जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन और सरकमस्टांसेस में हुआ। जैसे जब भारत आजाद होता है, आजादी के साथ साथ एक सबसे बड़ा दुखद समाचार जो एक बहती है नेगेटिव हवा, वो पार्टीशन की बहती है। जिन कम्युनिटी के लोगों ने आजादी की लड़ाई में योगदान बहुत अच्छा रखा, उनके बीच और हिंदुओं के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई और आपसी तनाव देखने को मिलता है, यानी कि कम्युनल वायलेंस एंड कम्युनल राइट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अब आप एक चीज और आंसर कर पाओगे। हमारे सारे खेत पाकिस्तान चले गए थे और इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती थी वो भारत रह गई थी। अनाज की कमी थी, पॉवर्टी इसकी वजह से बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी। इसके अलावा और बात करें अगर नेशन बिल्डिंग, देश बनाना भी तो था, आजादी के बाद बैठ थोड़ी ना जाना है। पहली स्पीच में ही, अपनी ट्राइस विद डेस्टिनी की स्पीच में नेहरू जी ने कह दिया था, ये आजादी जो हमें मिली है खुशी मनाने की नहीं है, खुशी में बाद में मनाई जाएगी, अभी हमें काम बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, कल को हम सबका घर बनेगा अपने नाम पर। अब हमने कोई प्लॉट ले लिया, जड़ से कोई जमीन खरीदी, तो अब खुशी हो गई, गृह पूजन हो गया, मतलब ये जो हवन हो गया, वहां पर भूमि पूजन हो गया, सारी चीजें हो गई, खुशी मना ली। लेकिन अभी इसके बाद समझ रहे हो कितना ज्यादा काम रह जाता है हमारे ऊपर। हमें मजदूर लेकर आने हैं, कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करना है, पानी की मोटर कहां से लगेगी, घर की दिशा कहां से होगी, उसका वॉशरूम किचन कैसे बनेगा, हमें ये डिसाइड करना है कि उसको किराए पे चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, कितने फ्लोर बनेंगे, कितने गज का मकान है, कितने कमरे बनेंगे, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ एक भूमि पूजन करवाने से और एक जमीन का टुकड़ा खरीदने से बात खत्म नहीं हो जाती, बात तो बल्कि वहां से शुरू होती है। और अगर बात करें चैलेंजेस की, विपरीत परिस्थितियों की जिसके अंदर इंडिया बॉर्न हुआ, उस टाइम पर हमारे ऊपर प्रेशर था कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के टाइम पर वेदर टू ज्वाइन द कैंप ऑफ यूएसए और टू ज्वाइन द कैंप ऑफ यूएसएसआर, बिकॉज वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड एट दैट टाइम इन बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का समय था, एक साइड यूएसए हम पे प्रेशर कर रहा था कि हमें ज्वाइन करो, दूसरी साइड यूएसएसआर हम पे प्रेशर कर रहा था कि हमें ज्वाइन करो। इनकी कुछ ट्रीटीज थी, हम जानते हैं, वॉर्सो पैक्ट ऑफ 1955, और यूएसए के 3 अंग थे, लाइक नेटो ऑफ 1949, सीएटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
एंड सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में इंडिया का एक आजाद होना और अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के साथ हाथ मिलाकर नैम की स्थापना करना कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपने कदम पे खुद खड़े होंगे, भले ही हमें टाइम लग जाए, भले ही हमें गरीबी का सामना करना पड़े, लैक ऑफ डेवलपमेंट का सामना करना पड़े, हमारी पॉपुलेशन अनपढ़ भले ही कुछ सालों के लिए रह जाए, लेकिन हम अब किसी के एग्रीमेंट के बलबूते पर या किसी भी बलबूते पर हम गुलाम नहीं बनेंगे और ना ही हम किसी की अब सुनेंगे। ये सारी परिस्थितियों के बीच में जो इंडिया पैदा होता है, यही है चैलेंजिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जिसके अंतर्गत इंडिया का जन्म होता है। उस टाइम पर दुनिया जो है वो वॉर देख रही थी और इशू हमारे सामने ये भी था कि रिकंस्ट्रक्शन का। डिवास्टेटिंग वॉर तो हमने भी फेस करा आजादी के साथ ही। जब इतने सारे चैलेंजेस थे तो एक चैलेंज मैं आपको बताना ही भूल गया, 1946 से 47 के बीच में पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध, और हाँ, महाराजा हरि सिंह के बेसिस पर मैं वो बताऊंगा आपको पूरी स्टोरी इस चैप्टर के अंदर। और इसके बियॉन्ड जाकर अगर हम बात करें तो वॉर लड़ने में मैन एंड मटेरियल से ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी, हम लोग वी वर ग्रैपलिंग विद द इशू, हम लोग तड़प रहे थे इस इशू से कि कैसे करके ये ठीक हो जाए, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ ही हमारे रिश्ते सही नहीं हो पा रहे थे। उसके अलावा वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल बॉडी का गठन की बात चल रही थी, लीग ऑफ नेशन से नाम चेंज कर यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडी बनाना। लेकिन बात यहां पर सिर्फ बॉडी बनाने की और नाम चेंज करने की नहीं थी। लीग ऑफ नेशंस का नाम चेंज होकर जब यूनाइटेड नेशंस होता है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर और वो सब चेंज करा गया, बिकॉज ये माना गया कि लीग ऑफ नेशंस का सिर्फ नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। लीग ऑफ नेशन वॉज अ फेलियर बॉडी जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद बनाया गया ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया। तो दैट मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके तौर तरीकों के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो यूएन बनाया गया। बड़ी सारी नई नई कंट्रीज इस टाइम पर इमर्ज हो रही थी क्योंकि उन देशों के अंदर जो कोलोनियलिज्म था वो खत्म हो रहा था और डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट कर जिसको आजादी की लड़ाई कहते हैं, उससे कर बड़ी सारी कंट्रीज आजाद हो रही थी। और इसी प्रक्रिया में बड़ी सारी एफ्रो एशियन नेशंस आजाद होते हैं। एफ्रो एशियन नेशन जब आजाद होते हैं वो ज्वाइन करते हैं नेहरू जी के इस आइडिया को अलोंग विद 4 अदर फाउंडिंग मेंबर्स, नैम के आइडिया को। और नए नए नेशंस ना ट्विन चैलेंजेस से जूझ रहे थे उस टाइम पर। एक, उनको अपनी जनता का वेलफेयर सुनिश्चित करना है, दूसरा लोकतंत्र एक बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लग रहा था सारे नए नए देशों को एडॉप्ट करने के लिए। लेकिन ये करा कैसे जाएगा, पैसा कहां से आएगा, ये प्रक्रिया इतनी इजी होगी कि नहीं होगी, यही अपने आप में एक चैलेंज था। अब जब भारत आजाद होता है तो फ्री इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें ये सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं इमीडिएटली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। जो ऊपर कंसर्न्स मैंने आपको इतने सारे चैलेंजेस बताए, यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जब बन रही थी, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी का जब निर्माण कर रहा था, इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उसका निर्माण करा गया। जब आप बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशानी से गुजरते हो ना, उसके बाद जो आप कुछ भी चीज निर्णय लेते हो तो आपके निर्णय ना बहुत ठोस, बहुत मजबूत, बहुत टफ होते हैं। उसके इरादे बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह होते हैं जिसकी दीवारें गिराना इतना आसान नहीं होती हैं। इंडिया भी जब अपने आप को बर्थ ले रहा है, जब फॉरेन पॉलिसी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कितनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए और कुछ कुछ इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अवॉइड करते हुए, दिल पे पत्थर रखकर, जैसे यूएसए या यूएसएसआर में से किसी को ज्वाइन ना करते हुए नैम बना लेना, ये सारी चीजें अपने आप में ही एक काबिले तारीफ है हमारे लीडर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया के खुद के कुछ इंटरनल कंसर्न्स भी थे। जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे संविधान में बहुत ज्यादा झलक हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की देखने को मिलती है। मैंने आप सबको बताया था लक्ष्मीकांत में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लेगेसी हमें देखने को मिलती है जो कि वो छोड़कर गए थे और जिसको इग्नोर नहीं करा जा सकता था। याद है आप सभी को, मैं आपसे बोलता रहता हूं मेडिवल इंडिया के अंदर कि अकबर ने इब्राहिम लोदी कह रहा हूं, अकबर ने पॉलिसी अपनाई थी
उसके फादर को जिसने तंग करा था, ही वॉज नॉट एट ऑल रिलक्टेंट टू अडॉप्ट हिज पॉलिसी, भले ही वो उसके खानदान के दुश्मन था। शेरशाह सूरी अकबर ने अडॉप्ट करी, है ना, उसकी लेगेसी को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी को। सिमिलरली ब्रिटिशर्स हमें 200 साल रूल करके गए, इस बात को हमने ईगो में नहीं लिया कि नहीं इनका तो कुछ भी नहीं अपनाएंगे आज तक, बल्कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रोता है, एटलीस्ट पुलिस का प्रशासन तो रोता है कि भाई साहब आईपीसी और सीआरपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को तो चेंज कर लो। ये अंग्रेजों के टाइम से आज से 200-250 साल पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है। आपको पढ़ा दो ना समक्ष में लीगल में, तब से चला आ रहा है लेगेसी। तो हमें इस लेगेसी को भी अडॉप्ट करना पड़ा। हमने बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स की अपनाई, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आईपीसी, सीआरपीसी, और हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एलिमेंट्स बोरोड थे, लेकिन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बहुत सारी चीजें बोरोड थी। इसके अलावा हम अंदरूनी तरीके से जूझ रहे थे बंटवारे के प्रोसीजर से। पार्टीशन जो हुआ, पार्टीशन में सिर्फ बाउंड्रीज का बंटवारा नहीं हुआ, हमने इस बुक के पहले चैप्टर में पढ़ा था पार्टीशन में, पार्टीशन ऑल्सो क्रिएटेड डिवीजन ऑफ हार्ट्स। हम ये मानने को तैयार हो गए कि भारत का मुसलमान आदमी अलग है और पाकिस्तान का मुसलमान आदमी अलग है, भारत के पंजाबी अलग है, पाकिस्तान के पंजाबी अलग है, जिन और है वो एक्चुअली यहीं से, हमारे खून है वो एक तरीके से, बस वो जाकर वहां रह रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से एक तो अफ्रीका में भिड़प डाली थी, तो आपको पता होगा सुदैन के बाद साउथ सुदैन कंट्री बन गई थी एक नई। अफ्रीका को तो अंग्रेजों ने स्केल रखकर मैप पर ऐसे ऐसे करके डिवाइड करा था। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं ये प्रोसीजर, ये क्या था, ये स्केल रखकर डिवाइड करा गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इतने बढ़िया तरीके से जहर फैला गई अंग्रेजों की कि हम सबसे पहले इंसान यही सोचता है कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखो, कल को घर में दूध चीनी नमक कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी परिस्थिति हुई तो पड़ोसी सबसे पहले काम आ जाएंगे। रिश्तेदार तो हमारे दूर रहते तो उनको बुलाना तो मुश्किल रहेगा दूर से, पड़ोसी के साथ ही सबसे ज्यादा हमारे जो हैं रिश्ते खराब रहे और आज तक खराब है। 75 साल हो गए जबकि हमें। पार्टीशन की अपनी समस्याएं थी, उसके बाद गरीबी को हटाने का चैलेंज हमारे सामने था, और जो लोगों से वादे करे गए थे ट्रांसफर डेस्टिनी स्पीच में, उसको फुलफिल करने का प्रेशर था सरकार के ऊपर, लीडर्स के ऊपर। ये एक ओवरऑल कंटेक्स्ट था जिन वर्ल्ड अफेयर्स और जिन इंटरनल अफेयर्स में हमारा इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना था, इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से। हमारा नेशन जो बॉर्न हुआ उसमें थोड़ा सा पुराना इतिहास विश्व युद्ध का भी था। क्यों? 1947 में हमारा देश आजाद होता है, 45 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरने के बाद लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जो कोड नेम थे उनके, इसके बाद इंडिया ने यह डिसाइड करा कि इंडिया अपने फॉरेन रिलेशंस इस प्रकार से कंडक्ट करेगा कि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होगा, हम कभी भी ना किसी अन्य देश को गुलाम नहीं बनाएंगे। गुलाम दोस्तों इन द सेंस, मतलब ये होता है, इंडिया ने ये कहा गुलाम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने उनके बाउंड्रीज के अंदर घुसते हुए उसके प्रशासन पे कब्जा कर लिया। गुलामी का मतलब इन द सेंस ये भी होता है कि इंडिया ने ये वादा करा जनता से और अपने आप से, और दुनिया के सामने ये शपथ ली खुद ही अपने आप से, जबकि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था ऐसा कुछ करने का, कि हम कभी किसी को इतना मजबूर भी नहीं करेंगे कि उस देश के लीडर्स को डिसीजंस और निर्णय ऐसे लेने पड़े जिससे उसकी सॉवरेनिटी डिक्लाइन हो या हर्ट हो। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? हमने प्रीएम्बल वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको, लक्ष्मीकांत के अंदर, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले पाना एक राज्य के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ईशा ये होता है, इंडिया अगर कोई भी चीज अगर फॉलो कर रहा है और उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है तो इसका मतलब रियल सेंस में हम सॉवरेन नहीं है। यानी कि इंडिया की साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइकोलॉजी, इसका मतलब यूएसए के हाथ में है कि हमारा प्रशासन और हमारा देश चलने का एक प्रक्रिया को चेंज कर सकता है अमेरिका का प्रेशर। अगर ऐसा है
तो हम सॉवरेन नहीं है। आज के जमाने में इंडिया अमेरिका आकर इंडिया पे कब्जा नहीं कर लेगा, आक्रमण नहीं कर देगा, लेकिन इस प्रकार की बातें मनवाना, फॉर एग्जाम्पल जरूरत के टाइम पर हर कोई हर किसी का फायदा उठा लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। मैं बात कर रहा हूं 1991 की एलपीजी रिफॉर्म्स की। भारत में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूं, इंडिया आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के पास जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, सॉरी, $7 बिलियन का लोन लेने। वो कंडीशंस क्या लगते हैं? अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोल दो और ले जाओ पैसा। एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे उसी कंटेक्स्ट में आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ऊपर से हमें एक सिक्योरिटी भी अचीव करनी थी। सिक्योरिटी कैसे? ये सिक्योरिटी का एंगल क्यों आया, ये आता नहीं, पता है क्यों आया फॉरेन पॉलिसी में हमारे सिक्योरिटी का एंगल? हमें ये रियलाइज हो गया, भैया पड़ोसियों के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो घर में ताला नहीं, सीसीटीवी कैमरे भी लगवा कर जाने पड़ेंगे, वो भी CP+ के, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। और पड़ोसियों और बाहर से चोरों से ज्यादा तो हमें पड़ोसी पे डाउट है कि ये घुसपैठ ना कर बैठे, क्योंकि आजादी के साथ साथ लड़ाइयां ये वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और दूसरा, हमें यह भी लगा कि हर चीज का जो समझौता होता है वो युद्ध के माध्यम से नहीं होता, वी हैव टू मेंटेन पीस ऑल्सो। और ये सारी बातों की गूंज, एको का मतलब होता है, एको कह लो, इको कह लो, जो मर्जी कह लो, गूंज। ये गूंज क्या, एको क्या होता है? एको समझते हो ना? ओहो हो, जो दूर तक आवाज आती है, DPSP, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलती है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में। एक बात याद रखना, हम लोग वैसे ये वाली बुक ज्यादातर मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल से क्वेश्चन ही निकलते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एको क्या DPSP में होती है, इसके ऊपर ये पेंडिंग क्वेश्चन है प्रीलिम्स के अंदर, याद रखना ये, क्योंकि आपको ये वाली लाइन की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात DPSP में करी गई है कि नहीं करी गई है, इवन लक्ष्मीकांत से DPSP का चैप्टर पढ़ भी लेंगे ना, और PSIR भी खत्म कर लेंगे, तब भी ये वाली लाइन का जिक्र आपको नहीं मिलेगा अच्छे से, जितना शॉर्ट में ये NCERT बोल गया। लक्ष्मीकांत में तो मिलेगा ही नहीं, इसका तो कोई दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। पहली बात है वो हमें रेफरेंस निकालनी पड़ेगी कि अच्छा हाँ यार सोच समझ के, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का अगर होमवर्क पहले हो सकता है तो हमें वो कर लेना चाहिए, रहते थे वहां दिमाग लगाकर और फिर बाहर आकर बोला अरे यार मुझे तो यार ये पता था यार, कभी सोचा ही नहीं इस एंगल से कभी। नेहरू जी की यहाँ पर एक लाइन है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मार्च 1949 में डिबेट चलती थी, उस जमाने में इन्होंने कुछ कहा, इंडिपेंडेंस किन चीजों से बना है, इन्होंने क्वेश्चन पुट करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इनका ये कहना था, इट कंसिस्ट फंडामेंटली एंड बेसिकली ऑफ फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, आजादी एक्चुअली फॉरेन रिलेशंस से ही बनी है, दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी सब कुछ तो एक लोकल लेवल पे वर्क करता है और करता रहेगा। एक बार अगर फॉरेन रिलेशंस हमारे हाथ से छूट गए और किसी ने उसका चार्ज ले लिया, यानी कि यहां पर नेहरू बात कर रहे हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, कि उसका चार्ज अगर किसी और के हाथ में गलती से चला गया तो हम बाउंड्री वाइज तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन रियल सेंस में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। वही वाली बातें जो मैंने बताई आपको, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रखने की, लेकिन बस वही है कि एक बार मैं सब कुछ पढ़ा ही देता हूँ। अब आप जानते हो जिस तरीके से फैमिली मेंबर्स में और फैमिली में एक प्रकार से माहौल चलता है कि हर एक परिवार को इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर गाइड करते हैं। इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैरिड हूं तो मुझे अपने इन लॉज का भी सोचना पड़ेगा, और इंटरनल फैक्टर मतलब हमारे घर में भी कुछ परंपरा, कुछ रीति रिवाज होंगे, मुझे उसको भी लेकर चलना है। ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल और यार एक फैमिली का बिहेवियर गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। ये वाली बात हम ये वाली लाइन हम फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी बखूबी तरीके से हम जानते हैं, जो हम सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स एक इंडिविजुअल और एक परिवार के बिहेवियर को गाइड करते हैं, उसी प्रकार से डोमेस्टिक एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एक देश के, कोई भी देश हो, XYZ 200 में से कोई भी देश हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने का काम करते हैं। यानी कि एक नेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए
इंटरनेशनल कंटेक्स्ट का ध्यान बहुत रखता है, इसलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट होता है इस भयंकर नाम से, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। छोटा मोटा तो टाइटल ही यूज नहीं करा गया, नो इंट्रोडक्शन नथिंग, डायरेक्ट इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, क्योंकि यहां पर बात हो रही है फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी में इंटरनल डोमेस्टिक एनवायरमेंट को कम देखा जाता है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट को ज्यादा देखा जाता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज का अभाव होता है, कमी होती है, और वो अपनी बातें, अपने कंसर्न्स इतने बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम के सामने रख भी नहीं पाते हैं। तो जनरली हर एक जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जो अभी अभी आजाद होती है, ऐसा देखा जाता है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो एडवांस स्टेट्स, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, उनके पीछे पीछे अपना एक फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि खुद के पास तो इनोवेशन और इन्वेंशन नहीं होती है, पता ही नहीं होता है कि खुद को गाइड कैसे करें। तो एडवांस स्टेट के पीछे पीछे अपना बिहेवियर मोल्ड करने का काम करती हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज। वो उनका ज्यादातर फोकस ही होता है, उनकी प्रायोरिटी होती है आजादी के बाद सबसे पहले तो पीस और डेवलपमेंट को इंश्योर करना हैंड इन हैंड। मोर ओवर जो उनकी इकोनॉमिक, जो उनकी अर्थव्यवस्था और जो सिक्योरिटी व्यवस्था होती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा जो पावरफुल स्टेट्स हैं, अगर हम इनके साथ हाथ जोड़ लें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और हमें एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। कल को कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। और पाकिस्तान ने यही तो करा था, यूएसए के कैंप को जाकर ज्वाइन कर लिया था, जबकि इंडिया ने नहीं करा था। पाकिस्तान ने तो नैम को ज्वाइन नहीं करा था, मैंने बताया भी था आपको, इतनी बात पता है ना सबको कि पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं करा था नैम को। लेकिन बड़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज, जिन्होंने ज्वाइन करा था नैम को। जो टाइम पीरियड शुरू होता है इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बड़ी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने ये डिसाइड करा दैट दे विल चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ पावरफुल कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज के पीछे वो अपनी, मतलब उनके मॉडल के पीछे अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करेंगे जो उनको एड दे दे या क्रेडिट दे दे, हेल्प दे दे। और पाकिस्तान का भी यही लक्ष्य था, पाकिस्तान भी यही सोच रहा था। और इन सब चीजों की वजह से सुपर पावर्स को क्या लगा कि कंट्रीज हमारे पास चली तो आती हैं, क्योंकि इनको विश्वास है। कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के पास जा रही थी, डेवलपिंग कंट्रीज, और कुछ आजाद हुई और डेवलपिंग कंट्रीज यूएसए के पास जा रही थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि हम दोनों में से कोई ना कोई दुनिया चलाएगा आने वाले टाइम में। ये बायपोलर वर्ल्ड हम दोनों में से कोई ना कोई यूनिपोलर वर्ल्ड बनाकर लेकर जाएगा। तो दुनिया उस टाइम पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से दो कैंप में डिवाइड हो गया, दो कैंप में, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर ही, ये दो कैंप। एक कैंप यूएसए का, विच वॉज लेड बाय नेटो सीएटो सेंटो जैसे एग्रीमेंट, यानी कि अगर आप इनको साइन कर दो तो वो पता लग जाएगा कि यू हैव ज्वाइंड यूएसए, या वॉर्सो पैक्ट। यूएसएसआर के पास सिर्फ एक ही कैंप था, वॉर्सो पैक्ट। ये 1955 में आया था, ये 1949 में आया था। नेटो, सीएटो और सेंटो की डेट हमें देनी रखी होती है। एक कैंप जो था, इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए और वेस्टर्न एलीज, और दूसरा जो था वो सोवियत यूनियन इसको लीड कर रहा था। और ये वाली बात राइटर खुद भी बोल रहा है, पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में, इससे जो पहले वाली बुक थी। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास में 2 एनसीईआरटीज होती है पॉलिटिकल साइंस की, एक को तो हम पूरे के पूरे तरीके से निपटा चुके हैं, ठीक है। और हमने नैम के बारे में भी पढ़ा था कि नैम किस प्रकार से कोल्ड वॉर चैलेंजेस के टाइम पर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में चेंज हुआ था, और उस टाइम पर इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे वो देखे जाते थे थ्रू द लेंस ऑफ कोल्ड वॉर सुपर पावर्स, यूएसए और यूएसएसआर के लेंस से देखे जाते थे इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री ए, बी, सी, डी, ई यूएसएसआर के कैंप में है, मैंने वॉर्सो पैक्ट का ज्वाइन कर लिया, मैं इनको अगर नहीं भी जानता हूं, मेरी ऑटोमेटिकली इन पांचों के साथ दोस्ती हो गई। इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है राइटर आपसे। क्यों? किसी नए ग्रुप में गए, वो गए तो एक लीडर मिलवाता है ना कि इन सबसे मिल लो, तो आपको पता रहता है कि इन्हीं के साथ रहना है, कोई भिड़प वाली बात ही नहीं है हमें तो। और दुनिया उस टाइम पर डिवाइड हो रही थी दो कैंप्स में। छोड़ो इसको, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बात और देखते हैं, जो ये वाली बात थी ना कि डीपीएसपी बात करता है हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, एनसीईआरटी देखो इस बात को प्रूव भी करेगी।
हो सकता है हम लक्ष्मीकांत में सिर्फ ऐसे कैजुअली पढ़ के निकल जाएं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है। जब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी का जिक्र आए दोस्तों, आपको पीएसआईआर के अंदर और जीएस पेपर 2 के अंदर आपको मार्क्स 50% ही मिलेंगे। अगर वो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 7.5 ही मिलेंगे। चाहे जितना मर्जी अच्छा उसमें इंडिया का मैप और ये नेबरिंग कंट्रीज का मैप्स, साउथ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया ना, या कोई भी इंफॉर्मेशन लिखाना, कितने अच्छे से करंट अफेयर को कोट कराना, आपको मार्क्स 15 नंबर के क्वेश्चन में 7.5 से ऊपर और 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर से ऊपर कभी नहीं मिलने वाले। अनटिल एंड अनलेस अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया, अगर आप उसमें आर्टिकल 51 को कोट ना करो, सिर्फ एक ये 2 शब्द लिखने से, एक 51 नंबर लिखने से और इसके आगे आर्टिकल लिखने से, आपको बाकी के नंबर मिल जाएंगे। आर्टिकल 51 भारत के संविधान का ये कहता है, कुछ ले डाउन करता है, कुछ ऐसे डीपीएसपी जो कि एम करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। अब अगर डीपीएसपी में ऐसी बात बोली गई है कि किस प्रकार से इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रमोट होगी हमारे देश, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली झलक हम सबको आईना दिखा रहे हैं कि आओ दुनिया वालों देखो, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं जिसको हमने संविधान में लिख रखा है अंडर आर्टिकल 51। इसमें यह बोल रखा है आर्टिकल 51 की जो टोन है, जो लैंग्वेज है, वो क्या कहती है, द स्टेट, स्टेट का मतलब नेशन स्टेट, उसका मकसद ये होगा, इट शेल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 1 मकसद ये। दूसरा मकसद, हम सभी के साथ एक फेयर तरीके से और ऑनरेबल, के उसमें हमारी भी इज्जत कायम रहे और सामने वाले की भी इज्जत कायम रहे, ऐसे रिलेशंस बनाएंगे बिटवीन नेशंस। हम रिस्पेक्ट को बढ़ावा देंगे इंटरनेशनल लॉ के लिए। इंटरनेशनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूएन ने कोई बात कही है तो हम उसको ठुकराएंगे नहीं, है यूएन बोल रहा है, कौन से इसकी बातें बाइंडिंग है। हमने पढ़ा था ना यूएन जो जनरल असेंबली, उसकी बातें बाइंडिंग नहीं होती। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे धुतकारना नहीं है कि यूएन ने फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कहा। अब एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वाली बुक में, इससे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी। हमने UNFCCC के बारे में पढ़ा था, हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कर्व करने की बात करी थी। अब इंडिया इन दिशाओं में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताओ। यहीं से तो इंडिया ने इंस्पिरेशन ली COP की 2015 में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बताओ इंडिया ने बनाया कि नहीं बनाया है COP 2015 में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर। और उसके बाद इंडिया आगे बढ़ रहा है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहां से सोलर एनर्जी को कितने एक्सट्रैक्ट कर क्लीन एनर्जी जनरेट करी जा सकती है। तो इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की रिस्पेक्ट करना, और यहां पर एक राज्य के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना ताकि उसकी झलक हमारे डील करने के प्रोसेस में दूसरे नेशन स्टेट्स के साथ भी झलके। कोई भी अगर भिड़प हो जाती है, कोई भी भिड़प अगर हो जाती है, ये भी हमने संविधान में लिख रखा है अंडर आर्टिकल 51 अंडर डीपीएसपी की हेडिंग में, कोई भी भिड़प अगर हमारी किसी अन्य राज्य के साथ, अन्य देश के साथ, अन्य मुल्क के साथ अगर हो जाती है, हम उसको सेटल करेंगे उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को थ्रू आर्बिट्रेशन, थ्रू पीसफुल नेगोशिएशन, नॉट बाय गोला बारूद या हथियार उठाकर या तलवारबाजी करके करना। यानी कि आर्बिट्रेशन मतलब होता है टेबल पर बैठकर बातचीत करी जाए आराम से। ये कुछ बेसिक बात थी कि किन परिस्थितियों के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी का डिजाइन एंड उसका बुक का कवर डिसाइड हुआ। इसके बारे में और बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी थी क्या, नैम के बारे में और जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।